नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये टीजीटी इंग्लिश मेल के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 13/9/2021 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें हर घर छत वर्षा जल संग्रह ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया? तमिलनाडु है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनाधिमान वक्र के संदर्भ में सही है? देखो, जिसे अनाधिमान वक्र जिसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ये कुछ इस टाइप का होता है। देखो, अनाधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलाव होते हैं। देखो, दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलाव है, बात सही है। उच्च अनाधिमान वक्र उच्च उपयोगिता को दर्शाता है, तो हाँ, उच्च अनाधिमान वक्र उच्च उपयोगिता को दर्शाता है। ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इसमें से क्या होगा, दोनों सही है। तो मतलब 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित परितंत्र का एक उदाहरण है। तो मानव निर्मित परितंत्र जो खेत है, मानव निर्मित परितंत्र है। आगे देखते हैं, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक इसमें देगा 1.33। अगर पूछ ले आपसे प्रकाश कांच का अपवर्तनांक कितना होता है कांच का, तो कांच का कितना बताओगे आप? कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। अगर पूछ ले वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का 1.0003। अगर पूछ ले आपसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। पूछ ले आपसे बर्फ का कितना होता है, 1.31। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंजियोस्पर्म को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, बिल्कुल सही। पाइनस तथा साइनकस एंजियोस्पर्म को धारणतर नहीं। ये क्या है हमारा 1 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस जो कप है वो क्रिकेट किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। हम देख लेते हैं पहले क्रिकेट से कौन कौन से कप संबंधित है। तो क्रिकेट की अगर बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट में रणजी आपसे पूछ ले, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ईरानी भी किस में दिया जाता है? ईरानी कप, ईरानी ट्रॉफी किस में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है। देवधर भी किस में जाता है? क्रिकेट में। फिर उसके बाद दिलीप पूछ ले, दिलीप ट्रॉफी ये भी क्रिकेट में दिया जाता है। आपसे पूछ ले टेनिस में कौन कौन से दिए जाते हैं? डेविस कप हो गया, डेविस कप। फिर उसके बाद डेविस कप के बाद विम्बलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन भी इसमें दिया जाता है, फ्रेंच ओपन। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इसी में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल में अगर आपसे पूछ ले, तो फुटबॉल में कौन सा आता है? कोपा कप आता है, डुरंड कप आता है, डुरंड कप, फीफा कप, फीफा भी इसी में दिया जाता है फुटबॉल में। आपसे पूछ ले तो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के किस में आता है? फुटबॉल में दिया जाता है। रोबर्स कप भी किस में दिया जाता है? फुटबॉल में रोबर्स कप। आगे देख, अब इसमें पूछ ले गोल्फ में कौन सा दिया जाता है? गोल्फ में 3 काफ़ी फेमस है, जो बाकर राइडर, सर्किट और राइडर, ये काफ़ी फेमस है। तो चलिए बताते हैं। देखो, आपसे पूछ ले क्रिकेट में क्या जाता है? रणजी, ईरानी, देवधर, दिलीप ट्रॉफी। टेनिस से पूछ ले तो डेविस, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन। अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर पूछ ले फुटबॉल में दिया जाता है कोपा, डुरंड, फीफा, संतोष, रोबर्स कप। गोल्फ में पूछ ले बाकर, सर्किट, राइडर।
आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं जो इसने टोक्यो, मतलब ये 2020 का ही करंट अफेयर से छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रकूट वन के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वन के संस्थापक दंती दुर्ग थे। उसी में पूछ लिया आपसे मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक पूछ ले तो मौर्य वंश के थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त मौर्य। अगर पूछ ले आपसे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। अगर पूछ ले आपसे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार, बिंबिसार। गुप्त वंश का पूछ ले संस्थापक कौन था? गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। पूछ ले शुंग वंश संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र। ये तो हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और भी देखते हैं कि अगर पूछ ले आपसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन से हैं? राष्ट्रकूट वंश का पूछ ले तो राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग। अगर पूछ ले आपसे गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछ ले आपसे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी। अगर पूछ ले आपसे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछ ले सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। लोधी वंश का पूछ ले, लोधी वंश का कौन था? बहलोल लोधी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कि इसमें देखो ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आरबीआई। देखो मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 मेंबर होते हैं और 3 होते हैं जो आरबीआई के होते हैं, 3 आरबीआई के, और 3 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र सरकार से आते हैं। इन सभी का कार्यकाल कितना होता है? और इसमें इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए मॉनेटरी पॉलिसी का अध्यक्ष कौन होगा? तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, गवर्नर, वो क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। अब इसमें जो टूल होते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं कि जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी ये मनी कंट्रोल करता है? तो एक हो गया इसमें जैसे आरआर होता है, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर उसके बाद बैंक रेट भी होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरआर जिसे बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, वही आरआर जो ऊपर लिखा हुआ है हमारा, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये सब होता है टूल जिसके द्वारा ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा इसमें इज एन यूज्ड बाय आरबीआई, कौन कौन सा यूज किया जाता है आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी में? तो इसमें रेपो रेट में हमने देख ही लिया, बैंक रेट भी देख लिया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो रेट क्या होता है? देखो रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। बैंक रेट होता है जिस रेट पर बैंक हमें लोन देती है, वो बैंक रेट कहलाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि इसके द्वारा ये क्या करती है केंद्र सरकार, जो क्या कहते हैं प्रतिभूति, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उन्हें बेचती हैं और ख़रीदती हैं, बिक्री और ख़रीदती हैं। तो ये इसके द्वारा क्या होता है? मनी सप्लाई कंट्रोल होता है हमारा। तो यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंतरिक प्रवास जनसंख्या के कारण परिवर्तन करता है? तो नहीं, ये आंतरिक प्रवास जब किसी देश के अंदर ही प्रवास हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो ये जनसंख्या परिवर्तन नहीं करेगा। कृषि प्राथमिक कार्यकाल क्रियाकलाप का अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि आता है, बात सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखीड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? राजस्थान का है, राजस्थान का। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बिरहा। और कौन था? आल्हा, ठीक है। फिर आल्हा, फिर उसके बाद कजरी, सोहर, ये सब कहाँ का था? यूपी का क्षेत्रीय संगीत था। आते हैं देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था? तो बाबर ने 4 प्रसिद्ध बहुत युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध में देखो कौन कौन से युद्ध हैं। पहला है का पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच होता है पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर उसके बाद होता है दूसरा होता है 1526 हो गया। फिर दूसरा होता है 1527 में कौन सा होता है? खानवा का युद्ध किसके बनता है? बाबर और पानीपत का जो खानवा का युद्ध होता है वो बाबर और किसके? राणा सागर के बीच होता है। बाबर प्लस राणा सागर के बीच होता है, राणा सागर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें 1528 में जो होता है चंदेरी का युद्ध किससे होता है? बाबर प्लस मेदिनी राय के बीच होता है। किसके बीच होता है? मेदिनी राय। अगर पूछ ले 1529 में भी युद्ध होता है, जो कि इसे बोलते हैं घाघरा का युद्ध। ये किसके होता है? बाबर प्लस किसके बीच में होता है? अफगानों के बीच में होता है। अफगानों के बीच में होता है। तो आपसे पता है 1526 में पानीपत को किसने हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पानीपत का कौन सा 1526 में हुआ था? पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध पूछ लिए तो 1556 में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था द्वितीय युद्ध। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्षीय मतलब ये कौन सा हमारा करंट अफेयर्स है, इसे छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। और ये पुस्तक हम देखें तो यादें, ये किनकी पुस्तक है? पुष्पा भारती। किसकी है? पुष्पा भारती की पुस्तक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो गुलामगिरी है ज्योतिबा राव फूले की। गुलामगिरी पूछ ले, गुलामगिरी किसकी है? तो ज्योतिबा राव फूले। अगर पूछ ले कमायनी किसकी है? कमायनी जयशंकर प्रसाद की। पूछ ले एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंदो की। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की पुस्तक है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। कर्म योद्धा अमित शाह की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। आई एम मसीहा सोनू सूद की पुस्तक है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर दोनों किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। आपसे पूछ लिया जाए पॉवर्टी एंड अनलिमिटेड रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जयदेव।
शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अगर वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सही है? देखो, निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन 1829 है। देखो, हम बात करते हैं जैसे ये सही है, और इसमें लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय 318 है, तो ये गलत है। देखो, हम बात करते हैं पहले सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय है जो सर्वोच्च न्यायालय, ये कितने में? आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर बात करें आपसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट, अगर पूछ ले हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है? हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 214 है। ठीक है, तो आगे पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 124 है। हाई कोर्ट के लिए 214 है। आगे देखते हैं, निर्वाचन से संबंधित देख ले कि जो आपको यहाँ पर लिखा है निर्वाचन मामले, निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन आयोग का देख लेते हैं। अगर पूछ लिया आपसे निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग में क्या है कि निर्वाचन आयोग में जो बात की गई है कि पहली बात तो ये भाग कितने में है? भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच तक है। तो देख लो यहाँ पर 329 है, तो 329 बार सही है निर्वाचन आयोग। तो 324 से लेकर 329 तक क्या है? निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्थापना पूछ ले तो 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना की गई। इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष नहीं कह रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखो, अब इसमें पूछ लिया जाए कि आपसे कि 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसका मुख्य चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल पूछ ले, कार्यकाल कितना होता था? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जिसमें से कोई पूरा हो जाए, ये केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल होता है। अगर पूछ ले आपसे अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु। ठीक है, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो कि जो संविधान हमें भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो बात की गई आर्टिकल 124 में है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में है। फिर उसके बाद हम बात करें निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। राजीव कुमार इसका भी क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चावल सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य आपको बताया था। कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य बताया था? कि कथक कहाँ का है? कथक पूछ लें तो कथक है यूपी का शास्त्रीय नृत्य। आपसे पूछ ले भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसले पूछ ले आपसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। ओडिसी पूछ ले कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, अट्टम ये कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पूछ ले सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया जो नृत्य है असम का शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले
ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का, मणिपुर का, ठीक है। तो ये 8 आपके शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1908 में हुआ था। तो नहीं, 1908 में नहीं होता, 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में, ढाका में हुआ था। 1913 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। नहीं, ये भी गलत है। 1915 में आए थे, 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और 1917 में उन्होंने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। 1920 में उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं हम, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हो गया था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का मुख्यालय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। अगर पूछ ले WTO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय जेनेवा, जेनेवा, ठीक है। WTO का मुख्यालय पूछ तो कहाँ गया है? WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। अगर पूछ ले आपसे नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। फिर उसके बाद आपसे पूछ ले ADB का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, मनीला। और आपसे अगर पूछ ले सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। अगर पूछ ले अंकटाड का मुख्यालय, अंकटाड, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? अंकटाड का मुख्यालय भी जेनेवा में है, जेनेवा, जेनेवा। यूनिसेफ का पूछ ले, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, 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 न्यूयॉर्क। फिर उसके बाद पूछ ले आपसे WWF, WWF इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो अब ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।